नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खंडे ने ब्रिम्स में अनुपस्थित दवाइयों को मंगवाकर इलाज करने के दिए निर्देश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती को अंतिम श्रद्धांजलि दी। 11 दिसंबर को दूसरे राज्यों से जेडीएस पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। जेडीएस नेता सीएम इब्राहिम। सरकार को हमें नजरबंद करने का बहाना चाहिए, अनुच्छेद 370 पर फैसले के पहले बोले उमर अब्दुल्ला। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले धीरज साहू के यहां 500 करोड़ मिले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्री ईश्वर खंडे ने ब्रिम्स निदेशक शिव कुमार को बीदर जिले के जिला अस्पताल ब्रिम्स में जो दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, उपलब्ध कराकर मरीजों का इलाज करने के निर्देश दिए। औरा तालुका के जीरागा गांव के वीरा शेट्टी, जिनका ब्रिम्स में इलाज चल रहा था, जीबी सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थे और उन्हें इलाज के लिए 13,000 प्रति इंजेक्शन की लागत वाले 5 इंजेक्शन की आवश्यकता थी। ब्रिम्स के डॉक्टरों ने मरीज के परिवार को जीबी सिंड्रोम बीमारी के लिए इंजेक्शन लाने के लिए कहा, क्योंकि वे ब्रिम्स अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। जब परिवार के सदस्यों ने मंत्री खंडे के सामने समस्या रखी तो वहां मौजूद निदेशक शिव कुमार शेटकार को दवा लाने और इलाज करने के लिए कहा गया। बाद में निदेशक शिव कुमार शेटकार ने कलबुर्गी से एक इंजेक्शन मंगाने और मरीज का इलाज कराने का वादा किया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। इश्यू नोटिस ड्यू लेटर बरें पेशेंट सीरियस अಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತಾರಪ್ಪ ಯೂಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ದಾಗ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತರಿಸಿ ಕೊಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಔಷಧಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ತರಿಸಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಲ್ ತೋರಿಸಿಲ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲೇ ತರಿಸ್ರಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೇಕಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತರಿಸ್ರಿ. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को यहां रविन्द्र कला क्षेत्र में दिग्गज कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती के पार्थिव शरीर पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। 86 वर्षीय लीलावती का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण शुक्रवार रात अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने मुख्य अभिनेत्री और सहायक अभिनेत्री दोनों के रूप में कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में 600 से अधिक फिल्मों में अभियान किया है। लीलावती को फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाने में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा मिली। अपने अंतिम वर्षों में वह परोपकारी गतिविधियों में भी शामिल रही। बागी जेडीएस नेता सीएम इब्राहिम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीते और चुनाव आयोग दुनिया भर की तरह मतपत्रों का बेहतर इस्तेमाल करता है। इब्राहिम, जिन्हें हाल ही में जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष पद से निष्कासित किया गया था, उन्होंने कहा कि वह 11 दिसंबर को बेंगलुरु में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेंगे। यह पूछे जाने पर कि उनमें कौन शामिल होगा, उन्होंने कहा वे सभी जो धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े हैं, खासकर केरल, तेलंगाना के पार्टी पदाधिकारी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार और गुजरात। इब्राहिम, जो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ जेडीएस गठबंधन का विरोध कर रहे थे, हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने निष्कासित कर दिया था। इब्राहिम ने बार बार कहा कि जेडीएस को विपक्षी गुट इंडिया के साथ गठबंधन करना चाहिए, एनडीए के साथ नहीं। लेकिन गौड़ा और कुमारस्वामी ने पलटवार करते हुए कहा कि इब्राहिम जेडीएस की औपचारिक बैठक में मौजूद थे, जहां निर्णय लिया गया था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को आशंका जताई कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कश्मीर में बड़े नेताओं को नजरबंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए सिर्फ बहाना चाहिए और उनके पास यह मौजूद भी है। अब्दुल्ला ने कहा कि वह केवल उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हो। कुलगाम जिले में जब सोमवार को आने वाले फैसले से पहले अब्दुल्ला ने उनकी राय के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें हमें नजरबंद करने के लिए बहाना चाहिए और उनके पास बहाना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा हमें नहीं पता कि फैसला क्या होगा और यही स्थिति उनकी भी है। अगर वे जानते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। कौन अधिकार से कह सकता है कि क्या होगा? मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी या तरीका नहीं है कि आज जान सकूं कि उन 5 माननीय जजों के दिल में क्या है या उन्होंने अपने फैसले में क्या लिखा है। मैं केवल आशा और प्रार्थना कर सकता हूं कि निर्णय हमारे पक्ष में हो, लेकिन न तो मैं यह दावा कर सकता हूं कि सफलता हमारी होगी, न ही कोई और दावा कर सकता है। हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसे आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसर से बेहिसाब नकदी की बरामदगी अब भी जारी है। इन नोटों की गिनती अब भी की जा रही है। 200 करोड़ से बढ़कर कैश की गिनती अब 295 करोड़ में लगभग पहुंच चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पैसे का ये आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच जाएगा। दरअसल अन्य कई कमरों की जांच अभी भी जारी है। इनकम टैक्स की रेड में नोटों का अंबार सामने आया। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में अभी और समय लग सकता है, क्योंकि अभी करीब 6 से 7 रूम ऐसे हैं जिनको चेक करना बाकी है। इस बाबत देवघर से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 3 दिनों से छापेमारी चल रही है। वह कांग्रेस के ही वरिष्ठ सांसद हैं। सुबह तक मेरे पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक 290 करोड़ रुपए कैश गिने गए हैं। 8 लॉकर हैं जो अभी खुलने बाकी हैं और 10 कमरे खुलने बाकी हैं। अगर यह संख्या 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ रुपए केवल नकद है तो संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की हो सकती है। कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। कांग्रेस ने इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम से सभी वाकिफ हैं। प्रणब मुखर्जी ने एक डायरी लिखी थी जिस पर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक किताब तैयार की। इस किताब को लेकर हर तरफ चर्चा है, जिस पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस बातचीत के दौरान शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि मेरे पिता को डायरी लिखने की पुरानी आदत थी। ये सभी लोग जानते थे। मेरे पिता राष्ट्रपति 5 साल रहे, लेकिन इससे पहले उनका राजनीतिक जीवन लंबा रहा, जिसमें उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के अधीन काम किया और फिर राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने एक ही शर्त रखी थी कि मैं ये डायरी तभी पढ़ूंगी जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उन्होंने डायरी का हवाला देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी मेरे पिता की मेंटर थी। वहीं पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो ये मानते थे कि पीएम मोदी में लोगों की नब्ज को समझने की जबरदस्त क्षमता है। उन्होंने अपने पिता का हवाला देते हुए बताया कि मेरे पिता के मुताबिक इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी में ही यह क्षमता दिखी है। पीएम नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ काफी तेज है और कमाल के राजनेता हैं। शर्मिष्ठा ने इस बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई सवाल करना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मैं गौरवान्वित हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद का एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। अमित शाह ने कहा कि मुझे 4 दशक पहले का समय याद आ रहा है जब मैं कार्यकर्ता के रूप में पिछली पंक्ति में बैठा करता था। चीन युद्ध के बाद पूर्वोत्तर को देश से जोड़े रखने का कार्य करने में परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। एबीवीपी वह मूर्ति है जिसे यशवंतराव केलकर, मदन दास देवी, दत्ताजी डिडोलकर जैसे अनेकों महान शिल्पियों ने 75 वर्षों की इस यात्रा में गढ़ा है। चाहे भाषा व शिक्षा का आंदोलन हो या संस्कृति को बरकरार रखना हो, हर क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद ने युवाओं के माध्यम से समाज को स्व का महत्व बताया है। शाह ने अपने संबोधन में आगे कहा, छात्र स्वाभाविक रूप से युवा और ऊर्जावान होते हैं, जोश से भरे होते हैं, कभी कभी रास्ते से भटकने की हद तक पहुंच जाते हैं। फिर भी विद्यार्थी परिषद दृढ़ बनी हुई है। इसकी संगठनात्मक संरचना इतनी मजबूत और अच्छी तरह से बनाए रखी गई है कि यह अपने रास्ते से नहीं भटकी है। विद्यार्थी परिषद की संगठनात्मक व्यवस्था इतनी मजबूत और सुव्यवस्थित रही है कि 75 सालों में न विद्यार्थी परिषद अपने रास्ते से भटकी, न सरकार को भटकने दिया, न समाज को भटकने दिया।
वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को बसपा ने सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने पत्र जारी करके कहा, आपको अनेकों बार मौखिक रूप से कहा गया है कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी या काम न करें, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार पार्टी के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। पार्टी हित में आपको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिश लगातार कांग्रेस के करीब जाते नजर आ रहे थे, वहीं कांग्रेस का भी झुकाव उनकी तरफ नजर आ रहा था। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा दानिश को पार्टी से निकालने की ये भी एक अहम वजह मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को उनके 77वें जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी सोनिया गांधी को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी की शुभकामनाएं ऐसे समय में आई हैं जब कांग्रेस हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में 3 हिंदी भाषी राज्यों को हार गई है और महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव सिर्फ 6 महीने दूर है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं ने भी सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर सोनिया गांधी को हाशिए पर मौजूद लोगों के अधिकारों की निरंतर वकालत करने वाली बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी लोगों के अधिकारों की समर्थक, साहस, धैर्य और निस्वार्थ बलिदान के साथ विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए वह अत्यंत शालीनता का प्रतीक रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और समाज के गरीब और हाशियों पर मौजूद वर्गों के उत्थान के लिए उनकी सराहना की। इटाली के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। काफी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। इटाली की राजधानी रोम के बाहरी इलाके में स्थित एक अस्पताल में आग लगने से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि उसमें भर्ती मरीजों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। टिवोली के महापौर कार्यालय ने एक बयान जारी कर यह कहा कि सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती मरीजों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। बयान के मुताबिक कम गंभीर मरीजों को अन्य अस्पतालों से स्थानांतरित करने से पहले नगर निकाय के जिम्नेजियम में रखा गया। दमकल विभाग के बयान के मुताबिक आग लगने की घटना शुक्रवार देर रात हुई और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हरकतों से परेशान होकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने पहली बार बड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने उत्तर कोरिया द्वारा रूस को कथित तौर पर हथियार भेजे जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है और उसके द्वारा परमाणु हथियारों तथा मिसाइलों का विकास किए जाने तथा अन्य देशों के साथ सैन्य सहयोग पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को मजबूर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। कोरिया प्रायद्वीप में हाल के वर्षों में सर्वाधिक तनाव के बीच सियोल में यह बैठक हुई। बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के निदेशक चो ताई-योंग ने कहा कि तीनों सुरक्षा सलाहकारों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों को उत्तर कोरिया के दायित्व की पुष्टि की, जिसमें उसके परमाणु निरस्त्रीकरण और अन्य देशों के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध का आह्वान किया गया है। चो ने कहा कि तीनों अधिकारियों ने उत्तर कोरिया द्वारा पिछले महीने एक जासूसी उपग्रह के प्रक्षेपण को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के लिए दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। खंडे ने ब्रिम्स में अनुपस्थित दवाइयों को मंगवाकर इलाज करने के दिए निर्देश। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती को अंतिम श्रद्धांजलि दी।
11 दिसंबर को दूसरे राज्यों से जेडीएस पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। जेडीएस नेता सीएम इब्राहिम। सरकार को हमें नजरबंद करने का बहाना चाहिए, अनुच्छेद 370 पर फैसले के पहले बोले उमर अब्दुल्ला। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले धीरज साहू के यहां 500 करोड़ मिले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।